दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द फॉरेन हैंड ऑन एफसीआरए अमेंडमेंट्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख द जी इन एनजीओ के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। एफसीआरए बिल 2020 एनजीओ के लिए मुश्किलें क्यों? हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों संसद में एफसीआरए बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल या विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल अब कानून बन जाएगा। इस बिल के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन किए गए हैं। सरकार के मुताबिक इन संशोधनों का उद्देश्य एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इस बिल को एनजीओज को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार का मानना है कि एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले फंड को रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि ये फंड किसी भी सूरत में देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल न हो सकें। लेकिन बीते महीनों में कुछ एनजीओ और उनसे जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लगातार सरकार की आलोचना की है, उसके बाद सरकार के इस कदम को उसी संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इन नए नियमों से ऐसे एनजीओज के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए हैं जिनकी विदेशी संस्थाओं के साथ वित्तीय भागीदारी है। ऐसे एनजीओ संचालकों का कहना है कि एफसीआरए बिल में किए गए संशोधनों से उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कई सिविल सोसाइटी, एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता इन संशोधनों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में जब एनजीओज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, तो सरकार को उनकी भागीदारी में तेजी लाने और उन्हें सहारा देने की जरूरत थी, जबकि इसके उलट सरकार ऐसे कानून लाकर उनके काम को बाधित कर रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं एफसीआरए बिल 2020 के अहम प्रावधानों को। साथ ही जानते हैं कि इन प्रावधानों का एनजीओज के कामकाज और उनके भविष्य पर क्या असर होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। इस बिल के जरिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने फॉरेन फंडिंग के विनियमन के उद्देश्य से 1976 में विदेशी योगदान अभिदाय विनियमन अधिनियमन यानी एफसीआरए लागू किया था। इस अधिनियम को 2010 में संशोधित किया गया और एफसीआरए 1976 के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गए थे। अब नए बिल में एफसीआरए 2010 के प्रावधानों में कुछ अहम संशोधन किए गए हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के जरिए व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों के फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को रेगुलेट किया गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी विदेशी स्रोत से किसी करेंसी, सिक्योरिटी या प्रतिभूतियों एक निर्दिष्ट मूल्य से अधिक के दान या ट्रांसफर को कहा जाता है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक विदेशी फंड या चंदे के आकांक्षी और लाभार्थी एनजीओ को अपने सभी पदाधिकारियों का आधार कार्ड देना होगा। किसी नई एनजीओ को भी रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना आधार नंबर देना होगा ताकि विदेशी फंड पर नजर रखी जा सके। अब तक जहां एनजीओज के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड का इस्तेमाल हो सकता था, वहीं अब उसे घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा चंदे की राशि किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या पंजीकृत कंपनी को ग्रांट के रूप में नहीं दी जा सकती है। किसी भी एनजीओ में किसी किस्म की गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार जांच करेगी और उस दौरान अधिकतम 180 दिनों के लिए उसका पंजीकरण स्थगित कर सकती है। आगे यह स्थगन और 180 दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा। एक नई शर्त यह भी जोड़ी गई है कि विदेशों से मिलने वाले फंड को अब केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली ब्रांच में खोले गए एफसीआरए खाते में ही रिसीव किया जा सकेगा, यानी सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक के एफसीआरए अकाउंट में ही मंगवाया जा सकेगा।
नए बिल में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट पर भी विदेशी चंदा लेने की रोक लगाई गई है। लोक सेवक की परिभाषा में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो सरकार की सेवा या वेतन पर है और उसे किसी लोक सेवा के लिए सरकार से मेहनताना मिलता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत चुनावी उम्मीदवार, अखबार के संपादक या पब्लिशर, जज, विधायिका का कोई सदस्य और राजनीतिक दल आदि के विदेशी चंदा लेने पर पाबंदी है। अब लोक सेवक भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बिल में प्रावधान किया गया है कि हर 6 महीने में एनजीओ के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा, लेकिन इससे पहले सरकार को जांच करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक फर्जी या बेनामी ना हो, वह व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव भड़काने या धर्मांतरण करवाने का दोषी ना हो और फंड की हेराफेरी या गलत इस्तेमाल का दोषी ना हो। यानी यह बिल गैर सरकारी संगठनों के FCRA सर्टिफिकेट को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को व्यापक अधिकार देता है। इस बिल के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार के पास ये निर्णायक अधिकार होगा कि कौन से संगठन को विदेशी फंड मिलना चाहिए और किस एनजीओ पर फंड के उपयोग की रोक लगानी है, जबकि अभी तक सरकार ऐसा एक्शन तभी ले सकती थी जब कोई व्यक्ति या संगठन FCRA कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता था। केंद्र सरकार इस बिल को एक बड़ा सुधार बता रही है। ऐसे में सवाल है कि इस बिल पर सरकार का क्या पक्ष है। इस बिल को देश भर की NGOs के लिए एक बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से विदेशों से प्राप्त होने वाली फंडिंग के गलत और अनुचित इस्तेमाल पर रोक लगेगी। बीते कुछ सालों में सरकार ने विदेशों से मिलने वाली फंडिंग में कई गड़बड़ियों को उजागर किया है। 2010 से 2019 के दौरान विदेशी अंशदान की सालाना आय में करीब 2 गुना इजाफा दर्ज हुआ, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि विदेशी चंदे की राशि का उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें रजिस्टर्ड किया गया था। लिहाजा ऐसे मामलों में सरकार ने 2011 से 2019 के बीच गैर सरकारी संगठनों समेत कुल 19,000 संगठनों का पंजीकरण रद्द किया। ऐसे में इन संस्थाओं के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन की काफी जरूरत थी। भारत के गैर सरकारी संगठनों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के आरोप लगते रहे हैं। कई बार देखा गया है कि गैर सरकारी संगठन गरीबों की मदद करने के लिए काम करने का दावा करते हैं और दानदाताओं से पैसे लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी स्वार्थों के लिए करते हैं। कई गैर सरकारी संगठनों को धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद ब्लैक लिस्ट किया गया है। सरकार का दावा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के कानून बनने से NGOs के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। हालिया वर्षों में कुछ NGOs द्वारा विदेशी फंडिंग लेकर देश में उन पर धर्मांतरण करवाने और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। नए बिल में सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए व्यवस्था की है। सरकार का कहना है कि नए बिल के कानून बनने से आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, देश विरोधी और धर्म परिवर्तन जैसी कथित गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। साथ ही सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इससे NGOs पर कोई शिकंजा नहीं कसेगा, लेकिन सिविल सोसाइटी सरकार के दावे को खारिज करते हुए इसका विरोध कर रही है। ऐसे में सवाल है कि इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। कई गैर सरकारी संगठनों और एक्टिविस्ट का मानना है कि नए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 में संशोधनों के कारण उनके काम में बाधा आएगी और कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही यह संशोधन उनकी स्वतंत्रता को बाधित करेगा और उनके जमीनी काम पर नियंत्रण लगाएगा। FCRA बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नए नियम NGOs को सशक्त करने की बजाय कमजोर कर रहे हैं। इससे भारत में NGO के लिए एक असहज माहौल बन जाएगा, क्योंकि बिल ने गैर सरकारी संगठनों को लेकर अविश्वास का माहौल तैयार किया है। नया बिल देश में काम कर रहे तमाम NGOs के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर इससे छोटी गैर सरकारी संस्थाएं लगभग खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नए संशोधन में फंड्स को सब ग्रांट करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि अब बड़ी NGO छोटी NGOs को फंड नहीं दे सकेंगी। आमतौर पर कई सारी NGOs मिलकर काम करती हैं और मिलने वाले फंड को बड़ी संस्थाओं की ओर से छोटी संस्थाओं को दे दिया करती हैं। ये नियम पहले से ही तय हैं कि उन्हीं NGOs को सब ग्रांट दिया जाता है जो FCRA के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये डेटा सरकार की वेबसाइट पर भी होता है, लेकिन नए बिल में सब ग्रांट पर रोक लगा दी गई है। इससे वे छोटी छोटी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी जो सीधे फंडिंग पाने में सक्षम नहीं हैं और जो सेव द चाइल्ड, ऑक्सफैम, प्रथम, अक्षय पात्र जैसी बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए मदद पाती हैं।
साथ ही अब नए संशोधनों के तहत प्रशासनिक व्यय पर 20% की सीमा तय किया जाना भी एनजीओ के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रावधान देश की उन बड़ी एनजीओज के सामने समस्या खड़ी करेगा जिनका प्रशासनिक खर्च काफी ज्यादा है। बिल के जरिए गैर सरकारी संगठनों के उच्च पदों पर बैठे लोगों के आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इन संस्थाओं के प्रमुख बनने और बोर्ड को ज्वाइन करने से लोग कतराएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो। हर 6 महीने में सर्टिफिकेट रिन्यूअल जैसे प्रावधान एनजीओज की कागजी कार्यवाही को बढ़ाएंगे। विरोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दों को सीधे तौर पर लक्षित करने के बजाय यह विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों पर काम करने वाले संगठनों को निशाना बना रहा है और नियमों का पालन न करने वाले गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाने के बजाय सभी गैर सरकारी संगठनों को एक ही चश्मे से देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एनजीओ को नियंत्रण में लेने के लिए एफसीआरए का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि इसके पीछे उन लोगों को नियंत्रित करने की मंशा है जो सरकार के विकास के आदर्श पर सवाल उठाते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने संगठन के सभी बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह सीज कर दिया है। इससे संगठन भारत में जो भी मानवाधिकार कार्य करता है वे पूरी तरह रुक गए हैं। इस कार्यवाही को भी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया जा रहा है। नए एफसीआरए प्रावधान से देश में विदेशी वित्त पोषण और विकास सहायता में कमी आएगी। इसके अलावा नए बदलाव पर्यावरण, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के आदर्शों के लिए काम कर रही एनजीओज को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ज्यादातर विदेशी फंडिंग इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट यानी न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने इस संशोधन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ पूरी तरह असंगत है और यह सिविल सोसाइटी के काम में रुकावट बनेगा। जानकारों का मानना है कि नए बिल से मानवाधिकार, सामाजिक अधिकारों, जेंडर मुद्दों, कानूनी सहायता, वंचितों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से लेकर पर्यावरण बचाने की लड़ाइयों में आगे रहने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के अस्तित्व के लिए ही जीवन मरण का प्रश्न नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि इससे देश में सामाजिक गतिविधि के ठप पड़ जाने की चिंता भी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। ये संगठन समाज में सरकार और निजी क्षेत्र की पहुंच से दूर रह गए लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में अहम योगदान देते हैं। आज देश को कोविड-19 महामारी से उपजी समस्याओं सहित कई चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत सिविल सोसाइटी और एनजीओ नेटवर्क की जरूरत है। इसके लिए सरकार और एनजीओज दोनों को कदम बढ़ाने होंगे। पहले सरकार की बात करते हैं। सरकार को एनजीओज की स्वायत्तता और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त एनजीओज की जांच करने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी गैर सरकारी संगठन पर राजनीतिक दुर्भावना या कानूनों के दुरुपयोग के माध्यम से गलत कार्रवाई न की जाए। हाल के वर्षों में देश में एनजीओज की कार्यशैली से संबंधित अनियमितताओं को देखते हुए देश में एनजीओज के पंजीकरण के नियमों में जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। ऐसे ही एनजीओज के अंशदान और वित्तीय व्यय के विवरण की नियमित जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों के लिए भी यह जरूरी है कि वे न केवल अपने कामकाज बल्कि अपने वित्तीय लेन देन में भी उच्च स्तर की पारदर्शिता हासिल करें और उसे बनाए रखें। गैर सरकारी संगठनों को अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिए खुला रखने की जरूरत है। साथ ही सरकार को यह समझना होगा कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों की सहज आवाजाही वैश्विक समुदाय के कामकाज के लिए जरूरी है और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह मानने की ठोस वजह न हो कि धन का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में मदद के लिए किया जा रहा है। एक बेहतर भविष्य के लिए सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि सामाजिक आर्थिक सशक्तता के साथ देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। विदेशी मुद्रा विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के अहम प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताइए कि यह बिल गैर सरकारी संगठनों के भविष्य पर किस तरह प्रभाव डालेगा।